है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पहली खबर आपको खगड़िया से बता दें, जहां युवक का हथियार के साथ एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। युवक देसी कट्टे के साथ सेल्फी लेता हुआ नजर आ रहा। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और वीडियो में युवक ये दिख रहा है कि किस तरह से देसी कट्टे में गोली भरी जाती है, फिर गोली लॉक करने के बाद कैसे ट्रिगर को दबाया जाता है। वीडियो चौथम थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव का बताया जा रहा है। एसपी ने वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और अगली खबर मसौड़ी से, जहां फायरिंग का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो धनरुआ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ जवान केवल कुमार ने अवैध हथियार से फायरिंग की। बताया जा रहा है कि सोनमई गांव में लालू मुखिया के घर एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें फायरिंग की गई थी। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हथियार से फायरिंग करने वाले युवक की पहचान की जा रही है। फिलहाल मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। सुबह ही इस तरह की एक वीडियो मेरे संज्ञान में आई है और उसकी अभी हम सत्यापन किया जा रहा है, किस डेट की थी, किस गांव की थी उसमें और कौन कौन व्यक्ति उसमें शामिल थे। अभी प्रथम दृष्टिकोण ये सामने आया है कि धनरुआ क्षेत्र के मई गांव में उनके घर में भी आयोजन हुआ था रिसेप्शन पार्टी का, जहां पे इस तरह ऐसी घटना कारित की गई है। उसके हम पूरा अच्छी तरह से अपनी जाँच और सत्यापन के बाद ही उसमें आवश्यक कार्रवाई कर दी। और गोपालगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने दिन दहाड़े गहने की दुकान को निशाना बनाया और लाखों रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए। 3 बाइक से 6 हथियारबंद अपराधियों ने गुप्ता ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर दुकानदार जगदीश प्रसाद और प्रमोद प्रसाद को गोली मारकर फरार हो गए। पीड़ित व्यवसायी के मुताबिक 7 से 10 लाख के बीच गहने की लूट हुई है और भागने के दौरान अपराधियों ने बाजार में कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई। सभी अपराधी सिर में हेलमेट लगाए हुए थे। दिन दहाड़े बाजार में हुई लूट की घटना को लेकर व्यवसायियों में जबरदस्त आक्रोश है। घटना से नाराज व्यवसायियों ने बथुआ बाजार की दुकानें बंद कर दी है। दुकानदारों ने बाजार में आगजनी भी की है। उतर कर आए मोटरसाइकिल बाहर रख दिया, बंद भी कर दिया। हमारे दुकान पर धाम धूम एकदम करने लगा। बाद में हम लोग देखे नहीं तो बदमाश है, तो हम लोग अलमारी तरह से हटाया तो हम उसको पैर पकड़े, बाजे उसे, पहले हमको दूसरा का थाने देता मुड़ी पर मार दिया। बाट से दिया था। तकरीबन दोपहर 12 बजे करीब में गोली चला है और पुलिस प्रशासन आई है और पुलिस प्रशासन यही मांग करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। और लूटपाट किए, 2 आदमी एक आदमी को बॉट से और एक आदमी को गोली मारा। दोनों आदमी ठीक है, लोग सुरक्षित है लोग। और यह घटना बहुत निंदनीय घटना है। इसका जितना निंदा किया जाए उतना कम है और प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं कि जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। आज 1 बजे दिन में बथुआ बाजार स्थित जगदीश प्रसाद सोना चांदी के जिनका दुकान है, 3 मोटरसाइकिल पर करीब 6 अपराधकर्मी आए और लूटपाट किए तथा उन्हें पैर में गोली मार के जख्मी कर दिए। इसमें हम लोग जल्द पता लगा रहे हैं तथा सभी अपराधियों को पहचान कर गिरफ्तार करेंगे। वहीं बेगूसराय के पन्ना में मुख्य हत्याकांड का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर लिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य आरोपी महफूज अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने मोहम्मद अंजुम, फरहान और इश्तियाक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को अपराधियों ने पन्ना के मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हत्या कर दी थी और चुनावी रंजिश की वजह से मोहम्मद महफूज ने पूरी घटना की साजिश रची और शूटर के जरिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मृतक मुखिया वीरेंद्र शर्मा बीजेपी के पन्ना पंचायत की पिछड़ा प्रकोष्ठ के सक्रिय कार्यकर्ता थे। पहले पन्ना पंचायत मुखिया हत्याकांड में जो 3 लोग शामिल थे, तीनों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। कुछ अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं, जिसके बारे में पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल कर ली है। देखिए, तीनों जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस पुलिस ने गैदर कर लिए हैं। अब हम लोग बहुत जल्दी इन लोग पे चार्जशीट करेंगे और स्पीडी ट्रायल चलाएंगे।
और इन लोग को जल्द से जल्द हम लोग फांसी दिलवाएं, इसके लिए बेगूसराय पुलिस अब प्रतिदिन काम करेगी। इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी मुखिया चुनाव को लेकर के। और छपरा में रसूलपुर थाना क्षेत्र के राजेंद्र चौक स्थित स्टेट बैंक के सीएसपी से अपराधियों ने दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए लूट लिए। अपराधी 4 की संख्या में आए थे और सीएसपी में आते ही हथियार के बल पर कर्मियों को अपने कब्जे में ले लिया और बंधक बनाकर 1.5 लाख रुपए कैश लूट कर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें अपराधी भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक कर्मचारी के पास रखे कैश को अपराधी लूटते हुए भी नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े हुए इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बेतिया से है जहां बाल कल्याण समिति ने पुलिस की मदद से 6 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू कर लिया है। सभी लड़कियों से ऑर्केस्ट्रा में काम कराया जा रहा था। नरकटियागंज से 4 जबकि लौरिया से 2 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। बरामद लड़कियों से पूछताछ कर उनके परिजनों को इस बाबत पूरी सूचना दी गई है। खबर मधेपुरा से आपको बता दें जहां मुरलीगंज थाना क्षेत्र के खारी गांव में सन की बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर मां की ही हत्या कर दी। मामला संपत्ति विवाद का बताया जा रहा है। आरोप है कि आरोपी ने बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर मां की गला रेतकर हत्या कर दी। आरोप यह भी है कि इसके पहले साल 2012 में इसने पिता को भी जिंदा जला दिया था। आरोपी का नाम संतोष यादव बताया जा रहा है। घटना के बाद से आरोपी बेटा और उसकी पत्नी फरार है। परिवार वालों की माने तो पिछले 1 सप्ताह से संतोष अपने घर के कीमती सामानों को गुपचुप तरीके से कहीं बाहर ले जाकर रख रहा था। खबर समस्तीपुर से जहां पुलिस ने गुम हुए मोबाइल को लोगों को लौटा दिया है। पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर 16 लाख रुपए के कुल 58 मोबाइल को बरामद किया और लोगों के बीच इसका वितरण किया। समस्तीपुर पुलिस की अनोखी पहल की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। अपना मोबाइल पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरे अभियान में चारों टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और करीब 16 लाख की बाजार की कीमत के 52 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनको आज हम लोग पब्लिक को दे भी रहे हैं। ये सारे मोबाइल जो हैं रिकवरी टीम 1 के द्वारा 14 मोबाइल, 2 के द्वारा 9 मोबाइल, रिकवरी टीम 3 के द्वारा 17 मोबाइल और टीम 4 के द्वारा 12 मोबाइल किए गए हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि मोबाइल अगर खो जाती है तो लोग उससे एक सनहा या एफआईआर दर्ज कराने के बाद संतोष कर लेते हैं, लेकिन समस्तीपुर की ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे जहां पे समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई हुई है और ये हाथों में जो मोबाइल दिख रहे हैं वो उस बात का प्रमाण है कि यहाँ की पुलिस ने कुछ की है और उसके बाद जो खोया मोबाइल था लोगों का वो मोबाइल इनके पास वापस आया है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी हम प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे पुलिस? हम लोग काफ़ी खुश हैं, इतना उम्मीद नहीं था पुलिस से, लेकिन इस बार बहुत खुश हैं। ऐसे पदाधिकारी बने रहे सिंह समस्तीपुर महतो जी। लक्ष्मी जी क्या कहेंगे, आज आपका मोबाइल मिल गया है? एकदम मिल गया है, ये तो अभूतपूर्व हुआ है। कब खोया था? कई महीना पहले खोया था। इसको तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये जो नए एसपी साहब आए इन्हीं से उम्मीद थी। तो ये यहाँ पे तमाम लोग थे जिनके मोबाइल खोए और उसके बाद यहाँ पर पहुँचे और उनका मोबाइल मिला है। अक्सर लोग संतोष कर लेते हैं, लेकिन पुलिस के इस पहल से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अगली खबर का रुख करते हैं। धनबाद जेल में बंद बाघमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट में पेश किया गया। ये वारंटी को छुड़ाने से जुड़ा हुआ पूरा मामला बताया जा रहा है और इसमें उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, पर बरोरा, राजगंज और लोयाबाद थानों में दर्ज कुछ मामलों के चलते वो फिलहाल जेल में है। पेशी के बाद जेल लौटने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और राज्य सरकार पर उन्हें झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगा दिया। क्या सरकार बनने के बाद 15 मुकदमा पर किया, सरासर सत्य नहीं है, सारा गलत है। कहीं पे भी कुछ होता है तो हमको 120 में डाल देता है, जबकि काशी विधानसभा में हर जगह पे कहीं न कहीं किस तरह का मामला होता है। वहाँ के सांसद विधायक का नाम नहीं आता, सिर्फ बाघमारा में ही अगर कुछ भी होता है, कहीं पे भी होता, हम रहे या ना रहे, हमारा नाम डाल दिया जाता है। सिर्फ सरकार के गलत नीतियों का विरोध करने का परिणाम है कि हम पर 15 मुकदमा किया।
और खबर गुमला से है, जहां नर्सों की जारी हड़ताल से 1 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। डुमरी प्रखंड के नवाटोली लुचूत पाट गांव के रामेश्वर नागेसिया के बेटे को तबियत बिगड़ने पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि नर्सों के हड़ताल पर रहने की वजह से उसका मुकम्मल तरीके से इलाज नहीं हो सका और बच्चे की मौत हो गई। गरीब माता पिता बच्चे को प्राइवेट अस्पताल में ले जाने में असमर्थ थे, जिसकी वजह से सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराने पहुंचे थे, लेकिन इलाज में लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हो गई। और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में भारी भीड़ उमड़ने का दावा करते हुए इसे राज्य सरकार की उपलब्धियों का परिणाम बताया है। किशनगंज में संजय झा ने कहा कि समाधान यात्रा के दौरान लोग अपनी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निदान किया जा रहा है। संजय झा ने दावा किया है कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जिस तरीके से कार्यान्वयन चल रहा है, इसका सीधा फायदा राज्य की आम जनता को मिल रहा है। उनके पर्सनल इशूज भी होते हैं, तो वहीं पे मुख्यमंत्री जी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर जब जिला समाहरणालय में जब पूरा रिव्यू होता है पूरे जिले का, तो उसमें भी बहुत क्लैरिटी आ जाता है कि जो सब योजना चल रही है धरातल की क्या स्थिति, क्या फाइंडिंग्स रह रही है, योजनाएं चल रही है। नहीं, बहुत अच्छा फाइंडिंग्स है, क्योंकि सीएम के आने से तो इतना तो जरूर है कि चीजें स्पीडअप हो जाती है, काम की गति बढ़ जाती है, और वो दिखाई पड़ रहा है। ये जो यात्रा करते रहे नीतीश कुमार जी 2 डिग्री में भी, गर्मी में भी, उसी का प्रभाव है कि जमीन पे इतना काम होता है। और बिहार के कई जिलों में पारा मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली नहीं होने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरता पूर्वक इस पूरे मामले को लिया है। अपनी समाधान यात्रा के दौरान किशनगंज पहुंची सीएम ने कहा कि इन कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द सुनिश्चित कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि समाधान यात्रा का मकसद केवल सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का जायजा लेना ही नहीं, बल्कि आम लोगों की समस्याओं का भी ऑन द स्पॉट निराकरण करना है। मेरा मकसद है, लेकिन समस्या जो आती है सामने और तुरंत ध्यान में रख करके तुरंत हम बात करते हैं कि मकसद ही भी है कि खाली अपना अच्छा काम किए वही देख के लौटना हमको नहीं है। असली चीज है कि कोई कमी है या किसी को कोई तंग किया है, कोई दिक्कत किया है, सबको पूरा बात जानना है। अब जो है पारा मेडिकल कॉलेज स्कूल खुला है, लेकिन वहाँ पे जो है टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, जिसके कारण विद्यार्थी परेशान है। नहीं है टीचर, पारा मेडिकल एक भी नहीं है, पारा मेडिकल में नहीं है। अरेंज किया है, पढ़ाई हो रही है सर, हो रही है ना, पढ़ाई हो रही है सर। अच्छा ठीक, हमारे वासी लोग हैं तो तब भाई ये कह रहे हैं तो इसका मतलब जानकारी है ना, तो उसको तुरंत देखना, ठीक जरूर देखना। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देवघर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए संथाल परगना की जनता से बीजेपी का साथ देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बेटियों पर जुल्म ढाया जा रहा है, पर हेमंत सरकार बिल्कुल खामोश है। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन डबल और ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए नक्सलियों का खात्मा किया। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है, पर राजमहल पिछड़ा हुआ है। इसलिए अगले चुनाव में जरूर बीजेपी को वोट दे और झारखंड के विकास का मार्ग प्रशस्त करे। राजमहल वाली सीट है, वो गत चुनाव में छूट गई थी। आज मैं राजमहल सीट के सभी मतदाताओं को करबद्ध निवेदन करने आया हूं। गोंडा जैसा विकास, गोड्डा जैसा विकास राजमहल में भी करना है तो एक कमल खिला दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। यहाँ पर मुझे बताइए माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता है भैया, डालोगे क्या?
वहीं देवघर के जसड़ी औद्योगिक क्षेत्र में देश के 5वें इफ्को यूरिया नैनो प्लांट की आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी। इफ्को का ये देश का 5वां प्लांट है जो साल 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्लांट में 6 करोड़ यूनिट लिक्विड यूरिया तैयार किया जाएगा। अमित शाह ने इस लिक्विड यूरिया को भूमि संरक्षण के लिए बेहद जरूरी बताया। प्रति वर्ष लगभग 6 करोड़ यूरिया की तरल यूरिया की बोतलों की निर्मित हुई। इसका मतलब है कि 6 करोड़ बैग यूरिया हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो भारत को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ पर जो है ये नैनो यूरिया का 5वां प्लांट है और ये हम बताना चाहेंगे इस प्लांट के कमीशनिंग की तारीख जो है 24 दिसंबर है, 2024 दिसंबर। और इसके अब जब हम ये प्लांट को कमीशन कर लेंगे 30 करोड़ बोतल का निर्माण होगा और 135 लाख टन यूरिया के बराबर होगा। और इसके कमीशनिंग के बाद जो है इम्पोर्ट यूरिया का 0 हो जाएगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी और फॉरेन एक्सचेंज की बहुत बड़ी बचत होगी और किसानों की भी आय दोगुनी हो जाएगी। आज यूरिया दुनिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अब नैनो यूरिया को एक्सपोर्ट करके इंडिया में भारत के लिए लाएंगे। एक नया यूटर्न भारत के माध्यम से दुनिया को हम दिखा रहे हैं। इनसे हेल्थ भी सुरक्षित रहेगी। और यहाँ जो प्लांट लग रहा है ये हमारा 5वां प्लांट, जितना जल्द से जल्द हो सके इतना हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे। बढ़ते आगे, मोतिहारी में एनआईए की टीम ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। चकिया के कुआं गांव में छापेमारी कर पुलिस ने दानिश नाम के युवक को हिरासत में ले लिया। साथ ही मेहसी बाजार से पुलिस ने आदिल और तनवीर नाम के 2 युवकों को हिरासत में लिया है। तीनों पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। एनआईए इन तीनों युवकों से पूछताछ के बाद एनआईए केसरिया के इमाद पट्टी गांव में छापेमारी कर रही है। मामला 31 जनवरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जब नेपाल से चली शालिग्राम शिलाओं को महेसी और चकिया के रास्ते लाया जा रहा था। इसी दौरान केसरिया के इमाद पट्टी गांव का उस्मान उर्फ सुल्तान खान ने फेसबुक के जरिए भड़काऊ भाषण का वीडियो जारी कर दिया था, जिसके बाद एनआईए की टीम सक्रिय हो गई। आज और कल की मध्य रात्रि में कुछ सूचना मिली थी और एनआईए पटना और रांची की टीम के साथ जिला पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया है जो कि संभवतः पीएफआई संबंध रखते हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है और उनकी निशानदेही पे सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। और राजभवन के उद्यान में फूलों का दीदार करने के लिए रिकॉर्ड संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। शनिवार को कतार इतनी लंबी नजर आई कि सड़क से गुजरने वाले लोग भी आश्चर्य में डूब गए। तकरीबन 400 मीटर लंबी ये कतार राजभवन के गेट संख्या 3 से लेकर प्रवेश द्वार गेट संख्या 2 तक नजर आई। फूलों को लेकर दीवानगी ऐसी नजर आई कि सैलानी 2 घंटे से ज्यादा कड़ी धूप में खड़े रहकर राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं। लोगों की माने तो ऐसी भीड़ इससे पहले राजभवन में कभी नहीं देखी गई। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। फूलों को देखने को लेकर भी क्या इतनी दीवानगी हो सकती है जो झारखंड के राजभवन पर देखने को मिल रही है। झारखंड के जो राजभवन है, वहाँ जो उद्यान है, उसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है 31 जनवरी को ही। लेकिन जो भीड़ उमड़ रही है वो भीड़ वास्तव में देखने के लायक है। राजभवन के गेट नंबर 3 से लेकर गेट नंबर 1 होते हुए और गेट नंबर 2 तक जो भीड़ आ रही है, देखिए प्रवेश का रास्ता गेट नंबर 2 में है और जो भीड़ है वो तकरीबन जो कतार है वो 400 मीटर तक की कतार है। मतलब गेट नंबर 3 से लेकर गेट नंबर 2 तक एक होते हुए जो मुख्य गेट है वहां पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। सुबह से ही लोग लाइन में लगे हुए हैं। हम लोगों से ये बात करेंगे कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, कब से लाइन में लगे थे आप लोग? हम लोग लगभग 11 बजे से। 11 बजे से? हाँ। और अभी घड़ी में 1 बज रहा है। हाँ। तो काफी मुश्किल हो रही है। मुश्किल तो नहीं, पर घुसने के लिए खुशी। क्या देखना है अंदर? अंदर में जो कुछ भी है वो सब देखना है, जैसे खुशी है। लोगों को फूल देखना, क्या देखने जा रहे हैं? और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।